Good morning to all of you. Welcome again in your chemistry class. Let's continue chapter number 12, organic chemistry, some basic principle and techniques of organic chemistry. और previous video के अंदर हमने जो discuss किया that resonance effect. In this lecture, we going to discuss about electronic effect and hyperconjugation. तो पहले जो हम डिस्कस करेंगे that is electronic effect डिस्कस करेंगे. क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट? देखिएगा क्या मतलब है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का. देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जो होता है इट इज अ टेम्पररी इफेक्ट. इससे प्रीवियस वीडियो में हमने रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ा, वो एक परमानेंट इफेक्ट होता था, जबकि जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जो होता है दैट इज अ टेम्पररी इफेक्ट. द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग अ मल्टीपल बॉन्ड, ऐसे कंपाउंड जिनमें कोई भी मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, ठीक है, चाहे वो डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, जैसे आपका एल्कीन, एल्काइंस, राइट, या कार्बोनाइल कंपाउंड्स जिनके अंदर की मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, वो जो होते हैं वो क्या शो करते हैं? शो दिस इफेक्ट. उनके अंदर ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है ये शो होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एन अटैकिंग रिएजेंट ओनली. तो ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर पाई बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, उनके ऊपर जब कोई अटैकिंग रिएजेंट आता है, जैसे यहाँ पर हम ये अटैकिंग रिएजेंट लेके आए, यहाँ पे हम ये अटैकिंग रिएजेंट लेकर के आए, जब कोई भी अटैकिंग रिएजेंट आता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट शो होता है. दैट्स राइट. क्या होता है? तो जैसे अटैकिंग रिएजेंट वहां पर आएगा तो पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है वो एक तरफ या किसी भी एक एटम के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं. It is defined as the complete transfer or complete shifting of pi bond electron या शेयर पेयर of pi electrons to one of the atom joined by a multiple bond. किसी भी एक एटम पर इस अटैकिंग स्पीसीज की प्रेजेंस में पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका ट्रांसफर हो जाता है ऑन द डिमांड ऑफ एन अटैकिंग रिएजेंट. किसके अकॉर्डिंग? अटैकिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग किसी भी एक एटम पर पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है. दैट इफेक्ट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट. द इफेक्ट इज annulled या cancelled as soon as the attacking reagent is removed. जैसे अगर हम अटैकिंग रिएजेंट को हटा लें तो फिर ये क्या हो जाता है? फिर से रिमूव हो जाता है फ्रॉम द डोमेन ऑफ द रिएक्शन. दैट्स राइट. इट इज रेस्पेक्टिव, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द ई. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है इसलिए इसको हम कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं. एंड द शिफ्टिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज शोन बाय अ एरो साइन. एरो जो साइन होता है, कार्ड एरो, उससे हम क्या करते हैं? इसके इलेक्ट्रॉन के शिफ्टिंग को रिप्रेजेंट करते हैं और इस इफेक्ट को ई से रिप्रेजेंट करते हैं. ये जो इफेक्ट होता है ये भी दो टाइप का होता है. कौन कौन से दो टाइप का होता है? देयर आर टू डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट. नंबर वन इज पॉजिटिव इफेक्ट और दूसरा नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. यहाँ देखिएगा जैसे ये हाइड्रोजन आयन जो है ये इसके ऊपर अटैक करेगा, अटैक करते ही पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट हो जाएंगे. ये भी CH2 ये भी CH2 दोनों एक जैसे हैं तो किसी भी एक एटम के ऊपर वो शिफ्ट हो जाते हैं, या तो इस पर शिफ्ट हो जाएंगे या इस पर शिफ्ट हो जाएंगे. ऐसे C डबल बॉन्ड O के अंदर जैसे ये CN अटैक करने के लिए आएगा, O का EN हाई है इसलिए पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है वो किस पर शिफ्ट हो जाएंगे? O के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे. यहाँ नेसेसरली O पर शिफ्ट हो जाएंगे. ठीक है ना. अगर ये चला जाए तो ये शिफ्टिंग वापस से बंद हो जाएगी. तो ये एक टेम्पररी इफेक्ट होता है. जैसे अटैकिंग रिएजेंट अटैक करने के लिए आएगा, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, उनका कंप्लीटली किसी भी एक एटम के ऊपर ट्रांसफर हो जाता है. दैट इफेक्ट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट. दो टाइप का होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट. पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों को हम वन बाय वन डिस्कस करें. पहले हम डिस्कस करते हैं दैट इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट. पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पॉजिटिव. ठीक है, ये क्या होता है? इन दिस इफेक्ट पाई जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, जो आपका कार्बन कार्बन का या किसी भी एटम के अंदर एटम्स के बिटवीन जो डबल बॉन्ड बना हुआ है, उनका जो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन होता है वो बॉन्ड आर ट्रांसफर टू दैट एटम टू विच द रिएजेंट गेट अटैच्ड. पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं अगर उनका ट्रांसफर उसी एटम पर होता है जिस पर की अटैकिंग रिएजेंट आकर के जुड़ता है, दैट्स राइट, दैट नोन एज पॉजिटिव इफेक्ट. जैसे ये एल्कीन्स है और इन एल्कीन्स के अंदर जब H पॉजिटिव आयन आकर के अटैक करता है, जुड़ता है, तो देखिएगा होगा क्या? ये आपकी एल्कीन है
इसके अंदर जैसे H पॉजिटिव आएगा तो ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है इनका किसी भी एक एटम पर ट्रांसफर हो गया, सपोज कीजिएगा इस पर ट्रांसफर हो गया, तो जैसे ही दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर इस कार्बन पर होगा, क्या हो जाएगा, हो ये जाएगा कि ये दोनों के दोनों जो कार्बन हैं, इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर है वो इस कार्बन पर हो गया, जिससे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और अब जो H पॉजिटिव आयन जो है वो जाकर के देखिएगा किस पर जुड़ेगा, इस नेगेटिव पर जाकर के जुड़ जाएगा, दस राइट, और नेगेटिव पर जाकर के जुड़ जाएगा। तो देखिएगा हुआ क्या, जिस एटम पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है अटैकिंग रिएजेंट भी उसी पर आकर के बॉन्डेड हुआ है। दिस टाइप ऑफ इफेक्ट आर नोन एज पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो फिर नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट होने वाला है, जिस पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है अटैकिंग रिएजेंट उस पर नहीं जुड़ता, दूसरे पर आकर के जुड़ता है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मान लीजिए आपके पास में दूसरा एग्जांपल अगर मैं लूँ, ये कार्बोनाइल कंपाउंड है, इसके ऊपर Cn आकर के रिएक्ट करता है, Cn नेगेटिव साइनाइड आयन आकर के रिएक्ट करता है, C और O में ऑब्वियसली O की En हाई है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर O पर होंगे, क्या स्पीसीज बनने वाली है CO पर इलेक्ट्रॉन जाने से नेगेटिव, कार्बन पर पॉजिटिव, ये लीजिए। और अब जो साइनाइड आयन है वो कहाँ जुड़ेगा, आपको पता है साइनाइड आयन नेगेटिव आयन है, तो ये न्यूक्लियोफाइल है और कहाँ पर जुड़ेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर, यहाँ जाकर के जुड़ेगा, तो यहाँ पर Cn जुड़ गया और O नेगेटिव। तो देखिएगा जिस एटम पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है उस पर नहीं, दूसरे एटम के ऊपर जाकर के साइनाइड आयन जुड़ा है। इन दिस इफेक्ट पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड आर ट्रांसफर्ड टू दैट एटम, कौन से एटम पर, टू विच द अटैकिंग रिएजेंट डज नॉट गेट अटैच्ड, उस एटम पर ट्रांसफर होता है जिस पर जो अटैकिंग रिएजेंट है वो ऐड नहीं होता। जैसे इन दोनों के अंदर से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर जाएंगे, जिससे क्या होगा, ये कार्बन जो है इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये जो न्यूक्लियोफाइल है आपका ये आकर के पॉजिटिव वाले साइड में जुड़ गया या नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। दैट इफेक्ट इज नोन एज नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। When inductive and electromagnetic effect operate in opposite direction, the electromagnetic effect predominate। अब देखिएगा कौन कौन से इफेक्ट है, याद रखिएगा कि अगर इंडक्टिव इफेक्ट भी लगा हुआ हो और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है ये भी अगर लगा हुआ हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट भी लगा हो और इंडक्टिव इफेक्ट लगा हो, दोनों के दोनों इफेक्ट अगर ऑपरेट हो रहे हो, दोनों के दोनों इफेक्ट अगर काम कर रहे हो, तो उन दोनों इफेक्ट में से कौन सा जो इफेक्ट होता है वो पावरफुल होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जो होता है ये पावरफुल होता है। दैट्स राइट, इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पावरफुल होता है। इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है ये सबसे वीक होता है, ठीक है, जनरली हम रही याद करते हैं RHI। सबसे पावरफुल इफेक्ट होता है रेजोनेंस इफेक्ट, उसके बाद होता है हाइपर कॉन्जुगेशन और उसके बाद होता है इंडक्टिव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो भी किससे पावरफुल होता है, इंडक्टिव इफेक्ट से पावरफुल होता है। दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के बाद में नेक्स्ट इफेक्ट जो है वो हम डिस्कस करें, दैट इज हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। दैट इज हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, दैट इज हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। चलिएगा, अब ये जो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट होता है इसको हम क्या क्या कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट होता है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। इसके और भी कई नाम होते हैं, इसको बेकर नाथन इफेक्ट भी कहते हैं, इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। देखिएगा हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट जो होता है ये एक परमानेंट इफेक्ट है, ये हमेशा वर्क करता रहेगा, ठीक है ना, याद रखेंगे, इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट कब लगता है वो देखिएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन इज अ जर्नल स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शन, ये स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शन है जर्नल। कब लगता है वो इसको देखिएगा, कार्बन और कार्बन के ऊपर क्या हो, हाइड्रोजन अगर जुड़ा हुआ है, कार्बन और कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो C और H के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड बना होता है ये, दैट्स राइट। और उसके बाद एडजेसेंट जो आपका कार्बन है, ये एडजेसेंट कार्बन, अब देखना ये जो एडजेसेंट कार्बन होता है, इस एडजेसेंट कार्बन के ऊपर जो एडजेसेंट कार्बन है, इस एडजेसेंट कार्बन के ऊपर देखिएगा अगर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज अगर इसके ऊपर है, दैट्स राइट, इसके ऊपर अगर रेडिकल बना हुआ है या इसके ऊपर पाई बॉन्ड अगर प्रेजेंट है, तो क्या होता है, पाई बॉन्ड, रेडिकल और ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है, ये तीनों के तीनों क्या करते हैं, इस सिग्मा बॉन्ड के साथ इंटरेक्ट कर लेते हैं। तो CH सिग्मा बॉन्ड जो है उसका इंटरेक्शन जब एडजेसेंट कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, रेडिकल या पाई बॉन्ड के साथ होता है, तो दिस इंटरेक्शन इज नॉन एज हाइपर कॉन्जुगेशन।
इट इन्वॉल्व डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ CH बॉन्ड। CH सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका डीलोकलाइजेशन होता है ऑफ एन एल्काइल ग्रुप, किसी भी एल्काइल ग्रुप का, डायरेक्टली अटैच टू एन एटम ऑफ अनसैचुरेटेड सिस्टम, ठीक है ना। और ये किसके साथ अटैच्ड होना चाहिए, किसी भी अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ अटैच्ड होना चाहिए। टू और एन एटम विद एन अनशेयर्ड p ऑर्बिटल, या फिर ऐसा एटम जिसके पास में क्या होता है, अनशेयर्ड p ऑर्बिटल होता है। या सीधा याद कीजिएगा कि जो CH सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एडजेसेंट कार्बन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है, रेडिकल है या पाई बॉन्ड है, तो इनके बीच का जो इंटरेक्शन होता है दैट नोन एज हाइपर कंजुगेशन। द इलेक्ट्रॉन ऑफ CH सिग्मा बॉन्ड, CH सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना, अल्काइल ग्रुप के, एंटर इनटू द पार्शियल कंजुगेशन with the attached unsaturated system और with the unshared p orbital। CH सिग्मा बॉन्ड के ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं, ये जो आपका जो कार्बोकेटाइन रेडिकल या जो पाई बॉन्ड है उसके साथ ये इंटरेक्ट कर लेते हैं, और इस इंटरेक्शन को ही हम क्या कहते हैं बेटा, हाइपर कंजुगेशन कहते हैं। हाइपर कंजुगेशन एक परमानेंट इफेक्ट होता है। हाइपर कंजुगेशन जो होता है उसको हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। इसके अलावा इसको हम बेकर-नाथन इफेक्ट भी कहते हैं, दैट इज बेकर-नाथन इफेक्ट। किस तरीके से होता है तो इसको हम समझ सकते हैं कुछ डायग्राम के द्वारा और कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। देखिएगा, ये आपके पास में 4 एग्जांपल समझ लें। इसको कटाइन में देख सकते हैं, अनसैचुरेटेड सिस्टम में देख सकते हैं, किस में देखिएगा, क्योंकि हम ये जानते हैं बेटा कि जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो चाहे कार्बन पर रेडिकल हो, दोनों की कंडीशन एक ही जैसी होती है। दोनों के अंदर जो कार्बन होता है उस कार्बन पर क्या होता है, एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, दैट्स राइट। जिसमें कार्बोकेटाइन है तो ये ऑर्बिटल वैकेंट होता है, फ्री रेडिकल है तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, या फिर पाई बॉन्ड अगर बना हुआ है तो भी ये p ऑर्बिटल होता है अनहाइब्रिड वाला, जो ओवरलैपिंग करके और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो सारी कंडीशन में ये जो कार्बन है ना, इस कार्बन पर एक p ऑर्बिटल प्रेजेंट रहता है, ठीक है। चलिएगा, अब इसका जो एडजेसेंट कार्बन है, ये वाला कार्बन, इस कार्बन के ऊपर क्या है, CH बॉन्ड है। तो मान लीजिए ये इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसके साथ में क्या होंगे, 3 हाइड्रोजन से जुड़े हैं आप इस तरीके से, ले लीजिए। जब ये बॉन्ड बना होगा तो ये जो कार्बन है, इस कार्बन का क्या होगा, इस कार्बन का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, यहाँ से हाइड्रोजन जो है उसका ऑर्बिटल होगा, शेयरिंग करके यहाँ पर क्या बना हुआ होगा, बॉन्ड बना हुआ होगा, ठीक है ना। तो क्या होता है, यहाँ से ये जो बॉन्ड बना हुआ है, इस बॉन्ड के ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये पूरा का पूरा एक बॉन्ड बन गया, ये ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ में क्या कर लेते हैं, इंटरेक्शन कर लेते हैं, ओवरलैपिंग कर लेते हैं, दोनों के बीच में ओवरलैपिंग होने लग जाती है, जिससे बॉन्ड का फॉर्मेशन होने लग जाता है। दैट्स राइट। किस किस का बेटा, हाइड्रोजन यही रहेगा, और ये जो कार्बन है, इस कार्बन का जो ऑर्बिटल है, वो जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, वो आपस में ओवरलैपिंग करने लग जाते हैं, जिससे बॉन्ड का फॉर्मेशन होने लगता है। इसी को हम क्या कहते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन कह देते हैं। दैट्स राइट, दैट इज द हाइपर कॉन्जुगेशन। अब जरूरी नहीं है इसी हाइड्रोजन के साथ, तो देखिएगा p ऑर्बिटल तो ये वाला है, ठीक है। अब ये कार्बोकेटाइन का भी हो सकता है, रेडिकल का भी हो सकता है, और पाई बॉन्ड का भी हो सकता है। हर तीनों के अंदर ही क्या होगा, यहाँ पर ये p ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा, जो कि अनहाइब्रिड होगा। दैट्स राइट। ये यहाँ पर ये जो बॉन्ड बना हुआ है हाइड्रोजन वाला, ठीक है ना, तो यहाँ कार्बन का ऑर्बिटल होगा, इसके साथ भी ओवरलैपिंग हो जाती है, और ये एक्चुअल में इस डायरेक्शन में नहीं है, ये बैक साइड में होता है, तो इसके साथ भी इनकी ओवरलैपिंग हो जाती है। तो जितने भी हाइड्रोजन यहाँ पर हैं, तीनों के साथ यहाँ पर ओवरलैपिंग होने लग जाती है 1 by 1। इसी को हम क्या कहते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इथाइल कैटाइन, इन विच द पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम हैज एन एम्प्टी ऑर्बिटल। ये इथाइल कैटाइन है, हैज एन एम्प्टी ऑर्बिटल, ये इथाइल कार्बोकेटाइन है। इस इथाइल कार्बोकेटाइन के अंदर इस तरीके का हो जाएगा, ठीक है ना। ये इथाइल के अंदर क्या होता है, CH3 CH2 के ऊपर कौन सा चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। मैं इसको थोड़ा सा साइड के अंदर इसको ड्रॉ करूं, देखिए थोड़ा सा इसको अगर मैं साइड में यहाँ पे ड्रॉ कर दूं, देखिएगा ये इथाइल कार्बोकेटाइन है, इसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp2, जबकि यहाँ कौन सा है, sp3, ठीक है। तो sp3 होगा तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होने वाली है, इसकी जो है वो कैसी होने वाली है, प्लेनर ट्राइगोनल होने वाली है, ये लीजिए। और इस पर क्या होगा, एक वैकेंट ऑर्बिटल जो है वो प्रेजेंट होगा,
दैट्स राइट। p ऑर्बिटल वैकेंट होगा, अनहाइब्रिड होगा, और ये जो कार्बन इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो ये टेट्राहेड्रल होगा इस तरीके से, देखिए ऐसे करके टेट्राहेड्रल होगा यहाँ पर हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये जब बॉन्ड बना होगा तो ये जो कार्बन है इस कार्बन का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे, और हाइड्रोजन जो है उसका भी s ऑर्बिटल होगा, ओवरलैपिंग होकर के बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। दैट्स राइट। ये लीजिए, अब क्या होने लगता है यहाँ पर, ये जो वैकेंट p ऑर्बिटल है, ये वैकेंट p ऑर्बिटल क्या करता है, कार्बन का ये जो सिग्मा बॉन्ड है ना, इस सिग्मा बॉन्ड के साथ में क्या कर लेता है, लेटरल ओवरलैपिंग करके बॉन्ड का फॉर्मेशन करने लग जाता है, जिससे ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा हट जाता है, हटेगा नहीं एक्चुअल में, इस पूरे के पूरे ऑर्बिटल के साथ इसकी ओवरलैपिंग होने लग जाती है। अब इसको हम लिखें कैसे, इसको हम ड्रॉ कैसे करें, तो इसको हम ड्रॉ कुछ इस तरीके से करते हैं बेटा, ये हमारे पास में कौन था, ये हमारे पास में था इथाइल कार्बोकेटाइन, ये इथाइल कार्बोकेटाइन है CH2, ये लीजिए क्या होने लगा है, इसने इसका ये जो CH बॉन्ड है ये वाला, इसके साथ क्या कर ली है, ओवरलैपिंग कर ली है, जिससे इसकी एक हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बन जाएगी। क्या बन जाएगी, उस हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ कि ये CH2, ठीक है ना, यहाँ से जो H था वो H पॉजिटिव अलग हो गया, और ये कार्बन नेगेटिव और ये कार्बन पॉजिटिव दोनों ने क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया, तो यहाँ H पॉजिटिव अलग हो जाता है। लेकिन एक्चुअल में ये अलग नहीं होता, ये जुड़ा हुआ यहाँ पर रहता है, यहाँ पर हटके नहीं जाता है, ये इसके साथ बॉन्डेड होता है, लेकिन यहाँ पर कोई बॉन्ड हम प्रेजेंट नहीं करते हैं। ठीक है ना, उसके बाद में क्या होता है, सेम इसी का जो p ऑर्बिटल हो उसके साथ भी कर लेता है, तो ऐसे ही दूसरी स्ट्रक्चर बन जाएगी जिसमें ये दोनों हाइड्रोजन पे बॉन्डेड रहेंगे, बट ये वाला जो हाइड्रोजन है वो क्या हो जाता है, अलग, और ये CH2 ऐसे, और सेम ऐसे इस हाइड्रोजन के साथ भी हो जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर कितनी हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स बनती हैं इस इथाइल कार्बोकेटाइन की, तो इथाइल कार्बोकेटाइन की यहाँ पर 3 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स जो है वो बन जाती हैं। ठीक है ना, तो अब की बार ये दोनों हाइड्रोजन, ये H पॉजिटिव अलग और डबल बॉन्ड CH2, इस तरीके से हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स बन जाती हैं। That's right. These are the hyperconjugation structures. The electron of one of CH bond in can be delocalized into the empty p orbital. CH bond के जो इलेक्ट्रॉन थे वो किस में delocalize हो जाते हैं, ये जो empty p orbital उसके अंदर ये चले जाते हैं। These are the hyperconjugation structures. जैसा कि यहाँ पर इस तरीके का होगा। This type of overlap, यहाँ पर ये जो overlapping हो रही है इसके अंदर, this type of overlap स्टेबलाइज द कार्बोकेटाइन, ये जो ओवरलैपिंग है ये कार्बोकेटाइन को क्या कर देता है, स्टेबलाइज कर देता है, क्योंकि ओवरलैपिंग होने से कार्बन का पॉजिटिव चार्ज इन स्ट्रक्चर में देखिए खत्म हो गया है, और चार्ज कम हो गया है तो ऑब्वियसली स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो एक चीज फंडामेंटली तुम याद रखो कि किसी भी आयन की जो स्टेबिलिटी होती है वो हमेशा चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। चार्ज अगर कम हो गया तो स्टेबिलिटी ज्यादा, तो यहाँ चार्ज कम हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, तो पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, खत्म हो गया, इसलिए स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है ना, स्टेबलाइज द कार्बोकेटाइन बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम द एडजेसेंट बॉन्ड पेयर इन डिसअपियरिंग द पॉजिटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स थे उसने कार्बन की पॉजिटिव चार्ज को कम कर दिया, चार्ज कम होने से स्टेबिलिटी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। दैट इफेक्ट इज नोन एज हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, अब इन हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे जैसे कि मैंने अभी आपको बना करके बताया था। ये हमारे पास में क्या है, ये जो हमारे पास में था ये था इथाइल कार्बोकेटाइन, और इस इथाइल कार्बोकेटाइन की हमने हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स बनाई। तो ये जो इथाइल कार्बोकेटाइन था इसने एक बार इसके साथ हाइपर कॉन्जुगेशन किया, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, इस तरीके से टोटल 1 2 3 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स इसकी बनी। इन जर्नल ग्रेटर द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप, अब जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप जुड़े होंगे अटैच टू अ पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन एटम, इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम के साथ जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप जुड़े होंगे, ग्रेटर द हाइपर कॉन्जुगेशन इंटरेक्शन, उतनी ही ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन इंटरेक्शन होगा, उतनी ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स बनेगी, और वो जो कैटाइन है वो उतना ही ज्यादा स्टेबलाइज होगा। Thus we have the following relative stability of carbocation. तो हम कार्बोकेटाइन्स जो है उनकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और मिथाइल कार्बोकेटाइन इस तरीके से। तो हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पर हम जो कार्बोकेटाइन्स होते हैं उनके स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिएगा, अगर मैं यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊं तो
ये मेरे पास में कार्बोकेटाइन है, ये लीजिए ये कार्बोकेटाइन, इस पर पॉजिटिव चार्ज है और इसके साथ में मैंने 3 जो है वो मिथाइल ग्रुप्स जो है वो मैंने जोड़ दिए। जी, अब देखिएगा ये जो कार्बोकेटाइन है इसको देखिएगा, ये 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन है, क्योंकि जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है वो 3 अनदर कार्बन के साथ बॉन्डेड है, दैट इज 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब देखिएगा ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये पॉजिटिव चार्ज है जिसके ऊपर वो जो वैकेंट ऑर्बिटल है होगा। अब देखना वो इस हाइड्रोजन के साथ भी हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा, इससे भी, ये इससे भी करेगा, इससे भी, इससे भी, इससे भी और इससे भी। तो टोटल यहाँ जो हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स बनेगी वो बनेगी 9 स्ट्रक्चर, बस राइट, 9 स्ट्रक्चर्स बनेगी। लेकिन अगर मेरे पास में ये वाला कार्बोकेटाइन होता जिस पर मैं क्या करता, एक तो हाइड्रोजन जोड़ देता और अगर मैं 2 मिथाइल ग्रुप यहाँ पर जोड़ता, बस राइट। ये लीजिए, अब बताइएगा यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स कितनी होती, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, ये जो कार्बोकेटाइन है ना ये हाइपर कॉन्जुगेशन करता, तो टोटल जो हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स बनती वो 6 स्ट्रक्चर्स बनती, जस्ट राइट। और ये जो है मेरे पास कार्बोकेटाइन कौन सी डिग्री का है, 2 डिग्री का। अब अगर मेरे पास में ये अगर मैं लेता कार्बोकेटाइन और इसके ऊपर कितने हाइड्रोजन जोड़ देता, 2 तो हाइड्रोजन जोड़ देता, 1 कार्बन और उसके ऊपर 3 हाइड्रोजन। अब देखिएगा ये इसके साथ भी हाइपर कॉन्जुगेशन, इससे भी, इससे भी, तो टोटल ये जो कार्बोकेटाइन है ये कौन से डिग्री का है, 1 डिग्री का है और यहाँ 3 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स बनी है, दैट्स राइट। और अगर मैं केवल मिथाइल कार्बोकेटाइन लेता, 3 हाइड्रोजन ही इसके ऊपर होते, तो देखिएगा ये किसी के साथ भी हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं करेगा, ठीक है ना, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी, इससे ज़्यादा इसकी होगी। तो जितनी ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स बनेंगी, ठीक है, उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, कार्बोकेटाइन जो है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और सबसे कम कौन सा होता है, मिथाइल कार्बोकेटाइन होता है। इस तरीके से हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पर हम क्या करते हैं, कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी है उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। क्या कार्ब एनाइन में भी ऐसा ही होता है, उसमें नहीं होगा, क्योंकि कार्ब एनाइन अगर बना है कार्ब एनाइन, तो कार्ब एनाइन जो होता है उसकी तो स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होती है, उसमें तो एक लॉन पेयर वाला ऑर्बिटल होता है, वैकेंट पी ऑर्बिटल नहीं होता जो कि हर किसी के साथ ओवरलैपिंग कर सके, दैट्स राइट। इसलिए बेटा वो कार्ब एनाइन जो होते हैं उनमें हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं मिलेगा। हाइपर कॉन्जुगेशन बस केवल किस में मिलेगा, जब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो या रेडिकल हो या फिर पाई बॉन्ड हो। तो इन तीनों के अंदर क्या होता है, जो पी ऑर्बिटल होता है वैकेंट वाला या जो अनहाइब्रिड वाला, वो एडजेसेंट कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बने ना सिग्मा वाले, उनके साथ इंटरेक्शन कर लेता है। इस तरीके से कार्बोकेटाइंस जो होते हैं, कार्बोकेटाइंस जो होते हैं उनकी स्टेबिलिटी, कार्बोकेटाइंस के अलावा जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनकी स्टेबिलिटी, और इसके अलावा जो एल्कीन्स होती हैं उनकी स्टेबिलिटी, तीनों की स्टेबिलिटी, कार्बोकेटाइन की, कार्बन फ्री रेडिकल की और एल्कीन्स की स्टेबिलिटी हम इनसे हाइपर कॉन्जुगेशन से समझा सकते हैं। कार्बोकेटाइन में देखा सेम वैसा ही किस में होगा, रेडिकल में होगा। अब एल्कीन की बात कर लेते हैं, एल्कीन्स में किस तरीके से होगा, देखिएगा हाइपर कॉन्जुगेशन इज ऑल्सो पॉसिबल इन एल्कीन्स एंड एल्काइल एरीन्स, एल्कीन और एल्काइरिन्स जो होती है उनके अंदर भी होता है हाइपर कॉन्जुगेशन। डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय हाइपर कॉन्जुगेशन इन द केस ऑफ एल्कीन कैन बी डिपिक्टेड एज, एल्कीन में देखिएगा इस तरीके से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। एल्कीन किस तरीके से बनती थी, याद कीजिए, एल्कीन में कार्बन कार्बन जो होते हैं उनके बीच में डबल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड कैसे बना होता है, एक सिग्मा एक पाई, तो सिग्मा बॉन्ड तो बन गया है, पाई बॉन्ड जब बनता है तो इसके अंदर एक वैकेंट पी ऑर्बिटल, इसमें एक वैकेंट पी ऑर्बिटल, तो उन्होंने लेटरल ओवरलैपिंग की हुई है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया है। अब क्या होता है, ये जो कार्बन है चाहे इधर से चाहे इधर से, ये जो कार्बन है इस कार्बन के साथ में एडजेसेंट जो कार्बन यहाँ पर जुड़ा होगा और उस कार्बन के ऊपर क्या जुड़े होंगे, हाइड्रोजन जुड़े होंगे, हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो ये जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है इसके साथ में ये जो पाई ऑर्बिटल है, ये पाई ऑर्बिटल क्या कर लेते हैं, ओवरलैपिंग कर लेते हैं, जिससे क्या होता है, CH सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके साथ इंटरेक्ट कर लेते हैं पाई बॉन्ड के साथ और हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाता है। अब इस हाइपर कॉन्जुगेशन में ये हाइड्रोजन भी पार्टिसिपेट कर लेता है, ये भी, और तो एल्कीन में भी हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाता है। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट आल्सो एक्सप्लेन द पार्शियल आयनिक कैरेक्टर इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ड्यू टू रेजोनेंस, ठीक है ना, रेजोनेंस के कारण जो पार्शियल आयनिक कैरेक्टर्स आते हैं उनको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के थ्रू। अब एल्कीन्स की अगर हम बात करें तो एल्कीन्स में देखिएगा हम इनकी स्टेबिलिटी को कैसे समझा सकते हैं, जैसे देखिए
कुछ एग्जाम्पल देखिएगा। मान लीजिए मेरे पास में ये एल्कीन है, एक एल्कीन में लिखूँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये मैंने प्रोपीन लिखा है। इस प्रोपीन में देखिएगा ये कार्बन दोनों के बीच एक सिग्मा और दूसरा कौन सा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड हो गया है। अब एडजेसेंट जो कार्बन है ये वाला, इस कार्बन के साथ में 3 हाइड्रोजन बॉन्डेड है सिग्मा बॉन्ड के साथ में। तो अब ये जो पाई बॉन्ड है ये इसके साथ भी ओवरलैपिंग कर लेता है हाइपर कॉन्जुगेशन, इसके साथ भी और इसके साथ भी कर लेते हैं, तीनों के साथ। अब इसको स्ट्रक्चर के फॉर्म में कैसे ड्रॉ करेंगे, तो ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये जो है ये हमारी एल्कीन हो गई है, ये CH बॉन्ड, ये CH डबल बॉन्ड CH2। दैट्स राइट। क्या होने लगता है, होने ये लगता है यहाँ से ये जो हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन जैसे ओवरलैपिंग होगा तो इस हाइड्रोजन को हम सेपरेट कर दें, तो ये हाइड्रोजन सेपरेट हो जाता है H पॉजिटिव, ये क्या बना लेता है नेगेटिव, और इसके जो ऑर्बिटल है वो इसके साथ ओवरलैपिंग कर लेते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन है उधर शिफ्ट हो जाते हैं, जिससे क्या बन जाता है, ये CH2 नेगेटिव बन जाता है, ये CH पे जो पॉजिटिव आया, और इस C के ऊपर ये जो H पॉजिटिव बना, ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ने मिलकर बना दिया डबल बॉन्ड। ये लीजिए एक हाइपर कॉन्जुगेशन फर्स्ट स्ट्रक्चर। ये सेकंड स्ट्रक्चर में क्या होगा, यहाँ से ये हाइड्रोजन बॉन्डेड होगा जबकि ये इसके साथ ओवरलैपिंग कर लेगा, तो सेकंड हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर में ये हाइड्रोजन बॉन्डेड, ये भी, और ये H पॉजिटिव बना लेता है डबल बॉन्ड CH CH2 नेगेटिव, और थर्ड में इसके साथ हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाता है। टोटल कितनी हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स बनी है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, 3 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स में, ठीक है। अब बाई चांस अगर मेरे पास में ये एक एल्कीन हो, अब बताइए इसमें कितनी हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स बनेंगी, तो इसमें देखिएगा ये आपका पाई बॉन्ड हो गया, पाई बॉन्ड पर देखिएगा कितने हाइड्रोजन है, एडजेसेंट कार्बन पर कितने हैं, तो देखिएगा ये इनके साथ भी हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा, इसके साथ भी करेगा, तो यहाँ 3 और यहाँ 3, टोटल हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स कितने बनेगी, 6 बनने वाली, ठीक है। और अगर मेरे पास ये एल्कीन हो, अब बताइएगा कितनी हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स यहाँ पर बनने वाली हैं, तो 3 इसके साथ, इसकी 3 इसके साथ, 3 इसके साथ, टोटल, ठीक है ना। तो जितनी ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स बनेगी वो एल्कीन उतनी ही ज्यादा स्टेबल होती चली जाएगी। इस तरीके से हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के बेसिस पर हम स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अगर मैं एल्कीन्स लिखूं, अगर मैंने इथेन लिखी हो, और अगर मैं लिखूं प्रोपीन इस तरीके से, और अगर मैं यहाँ पर लिखूं तो इनके स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, तो इसके में हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे ज्यादा होंगी, ठीक है ना। टोटल कितनी बनेगी, 336 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स बनेगी, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, इसकी कम, इसकी सबसे कम, इसमें कोई हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर नहीं होगी, नो हाइपर कॉन्जुगेशन इसके अंदर होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैंने बेंजीन लिया है, तो बेंजीन में देखिएगा ये बेंजीन ले लीजिए, और ये मिथाइल ग्रुप अगर इसके ऊपर लगा दूं तो टॉलुइन बन गया, तो बताइए यहाँ भी हाइपर कॉन्जुगेशन होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा बेटा, क्यों, क्योंकि कार्बन कार्बन में कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड आ गया है, और एडजेसेंट कार्बन पर ये हाइड्रोजन, तो ये जो डबल बॉन्ड होता है ये वाला, ये इसके साथ क्या करता है, हाइपर कॉन्जुगेशन करता है, दैट्स राइट। तो जो मिथाइल बेंजीन होता है इसमें भी कौन सा इफेक्ट लगता है, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट जो है ये काम करता है, और उसके कारण से ये हाइड्रोजन जो है वो इजीली रिमूव हो जाता है। दैट आर द हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। तो 2 इफेक्ट हमने इस लेक्चर में डिस्कस किए हैं। पहले हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, जो कि एक टेम्पररी इफेक्ट होता था, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो जाती थी किसकी प्रेजेंस में, अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में, ठीक है ना। 2 टाइप का होता था, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव के अंदर क्या होता था, जिस पर अटैकिंग रिएजेंट जुड़ा है जिस एटम पर, उसी पर अगर पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए, दैट इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में क्या होता था, जिस पर अटैकिंग रिएजेंट जुड़ा है उससे अपोजिट या दूसरे कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हुई है। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट में क्या होता था, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट जो होता है ये हर किसी में नहीं लगेगा, कब लगता है, बस याद रखेंगे, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है उसके इलेक्ट्रॉन एडजेसेंट कार्बन पर अगर कार्बोकेटाइन है, रेडिकल है, या फिर पाई बॉन्ड है, तो उनके साथ इनका जो डीलोकलाइजेशन इंटरेक्शन होता था उसे हम हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं। ये एक परमानेंट इफेक्ट होता है, ठीक है। और इसके अलावा इसको हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं, और बेकर नाथन इफेक्ट भी इसको हम कहते हैं।
दैट्स राइट। कार्बोकेटाइन, कार्बन फ्री रेडिकल और एल्कीन्स जो होती है, तीनों की स्टेबिलिटी को हम हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जितनी ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स बनेगी, इनकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। दैट्स राइट। ये हो गया आपका हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। ठीक है, किस तरीके से हम हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, तो मैंने वो आपको एग्जांपल लेकर के एक्सप्लेन करके बता दिया है किस तरीके से हम हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करते हैं। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।